नमस्कार। आज के इस वीडियो चैनल में मैं डॉक्टर सुमन सिंह, सह आचार्य लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय सरदार शहर, इस चैनल पर इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है संगठन। यह जो टॉपिक है वो बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में और एमए प्रीवियस में भी पढ़ाया जाता है। इसी विषय पर मैं आज हम अपना लेक्चर करेंगे। तो संगठन कहते किसे हैं? संगठन किसी भी कार्य को योजनाबद्ध ढंग से करने को ही संगठन कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड के अनुसार किसी वस्तु का व्यवस्थित ढांचा बनाना अथवा किसी वस्तु का आकार निश्चित करना तथा उसको कार्य करने की स्थिति में लाना संगठन कहलाता है। अर्थात नियोजित रूप से जब कोई योजना बनाई जाती है कि हमें किसी कार्य को कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, तो उन सभी को संगठन के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि संगठन के कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो ये कि जो संगठन बनाया जाता है वो उद्देश्य जो निर्धारित होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, अर्थात एक उद्देश्य का होना आवश्यक है जिसे प्राप्त करने के लिए संगठन का निर्माण किया जाता है। दूसरा तत्व होता है सहयोग की भावना। संगठन मतलब साथ साथ कार्य करने के लिए गठित किया गया संगठन, कि लोगों के प्रयासों को संगठित करना, अर्थात यहाँ पर एक सहयोगी तत्व की भी अनिवार्यता होती है। अगर संगठित होने का या एक दूसरे में सहयोग की भावना अगर ना हो तो वहां संगठन नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक संगठन वही संगठन होता है जहां पर कि सहयोग की भावना भी हो। तीसरा इसका आवश्यकता तो हम मान सकते हैं कि इसमें अनेक व्यक्ति हों। एक व्यक्ति जो कार्य करता हो तो उस अपना व्यक्तिगत कार्य करता है, लेकिन जहां पर एक से अधिक व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं वहां संगठन होता है और उस संबंधित कार्य को करने के लिए सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए संगठन के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसे संगठन कहते हैं। प्रशासन के विभिन्न विद्वान हैं जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं इस संगठन के लिए दिया है। जैसा कि जेडी मूने ने अपने परिभाषा में कहा है कि एक समान ध्येय की प्राप्ति के लिए बनने वाले प्रत्येक मानवीय समुदाय का ढांचा संगठन है। इसका तात्पर्य है कि जब एक समान उद्देश्य, मतलब कोई एक जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब बहुत सारे लोगों के द्वारा एक साथ सहयोग करते हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तो उसे संगठन कहा जाता है। इसी तरह से एक और विद्वान हैं जो कि ग्लैडन के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि संगठन से तात्पर्य किसी उद्यम में लगे हुए व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की ऐसी प्रतिकृति बनाना जो उद्यम के कार्यों को पूरा कर सके। इनका भी यही है विचार कि संगठन में बहुत सारे लोग होते हैं और उन लोगों के द्वारा एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपस में सहयोग किया जाता है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो ये तो हमने समझा कि संगठन किसे कहते हैं। अब हमारा अगला बिंदु इसी में आता है कि संगठन के आखिर प्रकार कितने होते हैं, कितने तरह के संगठन होते हैं। वैसे तो संगठन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें विशेष जो प्रकार है या आमतौर पर जो सामने आता है आम आदमी के सामने, वो है औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन।
इनके अपने अपने लाभ हैं, हानि हैं। इनका हम विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे, क्योंकि बीए पार्ट फर्स्ट और एमए प्रीवियस के स्टूडेंट्स के लिए अलग से कई बार क्वेश्चन भी आता है कि लोक प्रशासन के औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन के लाभ एवं हानि का वर्णन कीजिए। इसमें इन दोनों जो ये प्रकार हैं, औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन, उसका हम विस्तृत वर्णन करेंगे और उसके अलावा कुछ अन्य भी प्रकार हैं, उसके बारे में हम संक्षिप्त वर्णन करेंगे। तो औपचारिक संगठन, सबसे पहला जो हम वर्णन यहाँ करेंगे, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो है औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन के लिए चेस्टर बर्नार्ड ने अपनी डेफिनेशन में कहा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं एक दिए हुए उद्देश्य की तरफ जानबूझकर समन्वित की जाती हैं, तब उसे औपचारिक संगठन कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि संगठन, ये तो पहले ही स्पष्ट हो गया है उसके अर्थ में ही, कि इसमें एक व्यक्ति नहीं बल्कि दो या दो से अधिक व्यक्ति के प्रयास होते हैं। तो औपचारिक संगठन के लिए चेस्टर बर्नार्ड, जो प्रशासनिक विचारक हैं, उन्होंने ये कहा कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के कार्यों की जो दिशा एक निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए होती है और उसके लिए प्रयास किए जाते हैं, तो उसे औपचारिक संगठन कहा जाता है। औपचारिक संगठन को और अधिक अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए इसके जो लक्षण हैं उस पर हम विचार करेंगे। उन्हें कुछ महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो ये है कि ये जानबूझकर बनाया जाता है। ये औपचारिक संगठन हमेशा जानबूझ करके ही बनाया जाता है और इसमें सभी क्रियाएं, उत्तरदायित्व, पद, कार्य, ये सभी कुछ स्पष्ट रूप से निर्धारित किया हुआ रहता है। दूसरा इसका जो लक्षण बता सकते हैं कि इसमें अधिकारों का प्रत्यायोजन होता है। सिर्फ पद का ही निर्माण नहीं किया जाता संगठन में, बल्कि उसके साथ साथ उसके कार्य एवं दायित्व का भी निर्धारण किया जाता है कि किस कर्मचारी के द्वारा कब और कैसे कार्य किया जाएगा, उसके क्या अधिकार होंगे, उसके क्या दायित्व होंगे, किस कार्य के लिए उसके पद का सृजन किया गया है। दूसरा लक्षण जो बता सकते हैं, पूर्णतः निर्वैयक्तिक होता है। इसमें जो कार्य, दायित्व या अन्य चीजें निर्धारित की जाती हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि पद के लिए निर्धारित की जाती है और उस पद पर जो व्यक्ति कार्य करता है उस पद से संबंधित दायित्वों का, कार्यों का निर्वहन उसके द्वारा किया जाता है। अगला लक्षण हम बता सकते हैं इसमें कि जो भी औपचारिक संगठन निर्मित किया जाता है उसे किसी भी चार्ट, तालिका के द्वारा या नियमों के द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उसको दर्शाया जा सकता है। और अगला चरण हम इसमें बता सकते हैं कि आदेश की एकता का सिद्धांत भी इसमें निर्धारित किया जाता है कि कौन किससे आदेश प्राप्त करेगा और कौन किसके प्रति जवाबदेह होगा और अपने कार्यों के संबंध में किससे निर्देशन प्राप्त करेगा और किस तरह से अपने कार्यों को संपन्न करेगा। ये सभी चीजें उसमें निर्धारित की जाती हैं। और श्रम विभाजन भी इसमें पाया जाता है कि प्रत्येक जो कर्मचारी होते हैं, जो प्रत्येक पद है, उन पद के कार्यों का, श्रम का विभाजन स्पष्ट रूप से किया जाता है, जिससे कि आपसी टकराव की स्थिति ना बने, मतभेद ना बने। तो ये सारी चीजें आवश्यक तत्व हम कह सकते हैं संगठन के, औपचारिक संगठन की, और जहां ये सब चीजें स्पष्ट होती हैं उसे ही हम औपचारिक संगठन कहते हैं। और इसके लाभ के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें पारस्परिक जो मतभेद होता है संगठन में उसका अंत होता है। पारस्परिक मतभेद का अंत कैसे? कि आपस में जो टाल मटोल की भावना पाई जाती है कि अरे मैं नहीं कर रहा, कोई और कर लेगा। लेकिन इसके विपरीत औपचारिक संगठन में जब कार्य निर्धारित कर दिया जाता है कि किस व्यक्ति को क्या कार्य करना है, तो वो व्यक्ति उस कार्य करने के लिए जवाबदेह हो जाता है और वो कार्य संपन्न करता है। वो टाल मटोल नहीं करता बल्कि अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन स्पष्ट रूप से करता है। दूसरा लाभ हम ये बता सकते हैं कि इसमें कार्य का दोहराव नहीं होता, क्योंकि कार्यों का विभाजन स्पष्ट रूप से कर दिया जाता है। जब कार्यों का स्पष्ट रूप से विभाजन रहेगा तो दोहराव होगा ही नहीं, और दोहराव नहीं होगा तो संगठन के लक्ष्य के निर्धारित गति से अपना आगे प्राप्त करने में सरलता रहेगी। और ये भी कह सकते हैं कि उत्तरदायित्व में अंतर का अभाव भी पाया जाएगा औपचारिक संगठन में, क्योंकि जब संगठन निर्मित किया जाता है तो उसमें यह बता दिया जाता है कि किस अधिकारी के क्या उत्तरदायित्व होंगे। उत्तरदायित्वों का विभाजन समानता के आधार पर, योग्यता एवं दक्षता के आधार पर निर्धारित किया जाता है और सभी को अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना होता है। इसमें ये नहीं हो पाता कि एक व्यक्ति को तो बहुत अधिक उत्तरदायित्व सौंप दिए जाएं और दूसरे को नगण्य। इसमें समानता के आधार पर, योग्यता एवं दक्षता के आधार पर कार्यों का विभाजन भी कर दिया जाता है, और जिससे कि उसमें उद्देश्य प्राप्ति जो है वो सरल हो जाए
और इसमें किसी प्रकार का पक्षपात भी नहीं होता, क्योंकि जिसके जो भी कार्य है वो कार्य उनको पूरा करना ही होगा, उसके लिए टाल मटोल नहीं कर सकते। अब इस तरह से लाभ देखने के बाद हम ये भी देखना चाहेंगे कि आखिर औपचारिक संगठन से हानियां क्या क्या हैं। उसमें सबसे पहला दोष हम बता सकते हैं कि पहल शक्ति की भावना की समाप्ति हो जाती है। ये भावना की समाप्ति कैसे होती है कि जब एक व्यक्ति को पता है कि मेरे ये कार्य, मुझे ये काम करना है और मैं उसके प्रति इस कार्य के लिए जवाबदेह हूं, तो वो कभी भी आगे आकर के ये नहीं कहता कि नहीं ऐसा कार्य और किया जाना चाहिए, संशोधन किया जाना चाहिए, या कार्य को दूसरे तरीके से किया जाना चाहिए। वो इस तरह की भावना उसमें समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो ये सोचता है कि मुझे जो काम सौंपा गया मैं कर लेता हूँ, बस उसके बाद मुझे मतलब नहीं है कि कौन क्या कार्य कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि ये पहलपन की भावना का समापन हो जाता है। दूसरा दोष ये भी कह सकते हैं कि कई बार जब अधिकारियों को अधिकार प्राप्त होते हैं तो उन अधिकारों का वो दुरुपयोग भी करते हैं, वो स्वहित में प्रयोग करने लग जाते हैं, उनका अपना हित अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा एक दोष हम ये बता सकते हैं कि यंत्रवत हो जाता है संगठन। यंत्रवत से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि एक व्यक्ति को जो भी निर्धारित कार्य हैं, जो भी उत्तरदायित्व हैं, उसको दैनिक अपनी क्रिया में जोड़ लेता है और उन कार्यों को संपन्न करता जाता है। उसके अलावा वो किसी से मतलब नहीं रखता है। और ये भी कह सकते हैं हम कि इसमें अनौपचारिक संप्रेषण के मार्ग में भी औपचारिक संगठन में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि हर कर्मचारी या अधिकारी ये सोचता है कि ठीक है, ये मेरा काम नहीं है, मैं क्यों करूं, मैं क्यों बताऊं किसी को कि क्या काम कैसे करना है, क्या आगे समस्या है, मैं क्यों बताऊं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो इस तरह से एक समन्वय की समस्या भी और संप्रेषण के मार्ग में बाधाएं भी उपस्थित होती हैं। अब इसके विपरीत जो दूसरा प्रकार है उसे अनौपचारिक संगठन कहा जाता है। इस अनौपचारिक संगठन में औपचारिक संगठन के बिल्कुल विपरीत होता है। चेस्टर बर्नार्ड ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि एक संगठन उस समय अनौपचारिक माना जाता है जबकि अंतः व्यक्तिगत संबंधों का समूह अनजाने में संयुक्त उद्देश्य के लिए स्थापित हो जाता है। औपचारिक संगठन तो निर्मित किया जाता था, लेकिन अनौपचारिक संगठन को निर्मित नहीं किया जाता, ये स्वतः उत्पन्न हो जाता है। ये व्यक्ति के साथ साथ रहने से, साथ साथ कार्य करने से, समय बीतने के साथ साथ उनमें स्वयं में भावनाएं जागृत हो जाती हैं, एक दूसरे से अनजाने में ही वो जुड़ जाते हैं और एक दूसरे का सहयोग करने लगते हैं, तो उसे अनौपचारिक संगठन कहते हैं, क्योंकि वो सभी मिलकर के एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने का अपना पूर्ण प्रयास करते हैं। इसके लक्षणों में अगर हम देखें कि क्या इसके लक्षण हैं या विशेषताएं हैं, तो उसमें आ जाता है कि स्वतः उत्पन्न होता है, इसे निर्मित नहीं किया जा सकता, बल्कि यह स्वतः निर्मित हो जाता है। और दूसरा ये कहते हैं कि ये तो व्यक्तिगत होता है संबंध, जो संगठन में अनौपचारिक संबंध होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं, वो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किसके साथ जुड़ता है, किसके साथ नहीं जुड़ता। और दूसरे हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्तिगत संबंध स्थायी नहीं होते, अस्थायी होते हैं। आज संगठन का में कार्य करने वाला एक व्यक्ति आज किसी के साथ जुड़ता है और कल उससे उसका किसी बात पे विरोध हो जाता है, वो उससे कट करके दूसरे से जुड़ जाता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्तिगत होते हैं संबंध। दूसरा, ये निर्मित नहीं किया जाता। तीसरा, हम ये कह सकते हैं कि इन चार्ट के द्वारा इनके संबंधों को दर्शाया नहीं जा सकता है। और ये जो अनौपचारिक संबंध है वो संगठन के सभी स्तरों पर विद्यमान होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति का लिखित से कोई मतलब नहीं हो सकता है कि जो उच्च अधिकारी है वो संगठन के सबसे निम्न स्तर के अधीनस्थ से उसका अच्छा संबंध हो, और अपने से नीचे जो दूसरा सोपान है उस पे जो अधिकारी उस पे उसकी नहीं बनती हो। तो इन संबंधों के बारे में कोई भी किसी प्रकार का नियम का निर्धारण नहीं किया जा सकता। और नेक्स्ट बनाए जो हम इसका लक्षण बता सकते हैं कि विभिन्न रीति रिवाजों से प्रभावित होता है। इससे जो भी परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, सामाजिक क्रियाएं होती हैं, गतिविधियां होती हैं, उसमें व्यक्ति प्रभावित होता है, संगठन में कार्य करने वाला व्यक्ति भी प्रभावित होता है। और इसमें व्यक्ति जो है वो भावपूर्ण माना जाता है, जबकि जो औपचारिक है उसमें व्यक्ति को यंत्रवत माना जाता है कि उसको जो कार्य सौंपा जाएगा वो करेगा और उससे किसी चीज से मतलब नहीं है। लेकिन इसमें व्यक्ति भावपूर्ण होता है, उसके अपने विचार होती हैं, भावनाएं होती हैं, जिनके कारण या जिनसे वह प्रेरित होता है और जिनसे प्रेरित होकर के ही वो कार्य करता है। इसके अगर
हम लाभ की बात करें तो यह है, पहला हम लाभ ये बता सकते हैं कि औपचारिक संगठन की कमियों को दूर करता है। कि औपचारिक संगठन में जो भी कमियां रह जाती हैं उन कमियों को दूर करने के लिए अनौपचारिक संगठन का होना अनिवार्य होता है, जिससे कि वो औपचारिक संगठन की कमियों को दूर करके और संगठन को प्रगति की दिशा में अग्रसर कर सके। और दूसरा भी बता सकते हैं, इसमें जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको कार्य के प्रति संतोष प्राप्त होता है। संतुष्ट होते हैं जब वहां पर अच्छी पर्यावरण का निर्माण होता है, अच्छे तरह से लोगों के साथ मिलजुल करके कार्य करने की जब भावना होती है और मिलजुल कर संगठन का निर्माण करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां पर एक संतुष्टि या संतोषप्रद वातावरण का निर्माण होता है, जो कि संगठन के लिए भी लाभकर होता है तो कर्मचारियों के लिए भी लाभकर होता है। एक व्यक्ति संगठन से जुड़ता है। और ये भी देखने में आता है कि अगर किसी साथी कर्मचारी में कोई योग्यताओं में कमी है तो ऐसे में दूसरा उसका सहयोगी उसका सहयोग प्रदान करता है और उसकी कमियों को दूर करने का भी प्रयास करता है। अब जब हमने इसके लाभ की बात कर ली कि क्या हमारे लिए अच्छा है क्या नहीं, तो इसमें हम दोषों का, जो अनौपचारिक संगठन है उसके दोष के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे कि ये प्रक्रिया जो प्रकृति विरोधी है। प्रकृति विरोधी से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ये अपनी भावनाओं विचारों को अधिक महत्व देती है और अपनी जो सोचती है उसे सत्य मानती है, उसे सही मानती है, उसी के अनुसार कार्य करती है। उसे ये मतलब नहीं होता कि क्या है अनौपचारिक संगठन क्या है क्या नहीं, उसे विचार नहीं करता, बल्कि वो अपनी भावनाओं से, स्वतः की भावनाओं से प्रेरित होता है। ये अपने मनोवैज्ञानिक भावना के अनुसार ही कार्य करता है। और कई बार ये भी देखने में आया है कि जो प्रबंध होता है उसका ये इग्नोर भी करते हैं, क्योंकि भावनाएं कोई जरूरी नहीं है कि प्रबंधन के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर के ही चलें, लेकिन समस्याएं तो आती ही हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी पहलू आप ले लीजिए, कोई भी आप व्यवस्था ले लीजिए, कोई भी व्यवस्था दोष मुक्त नहीं होती है। उसी तरह से हमारा ये औपचारिक और अनौपचारिक संगठन भी दोष मुक्त नहीं है। और ऐसी स्थिति में आवश्यकता ये होती है जिसमें कम से कम नुकसान हो, अधिक से अधिक लाभ हो। इस तरह की व्यवस्थाओं को अपनाया जाना चाहिए। अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन की मांग है, आवश्यकता है, और बिना अनौपचारिकता आए किसी भी निर्धारित उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए अनौपचारिकता का विरोध नहीं, बल्कि उसका भी संगठन को स्वागत करना चाहिए और उसको स्थान देना चाहिए। आज का ये टॉपिक इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आता तो नीचे दिए गए लिंक पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसका मैं जवाब देने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।